नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं मैं विशाल मिश्रा आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर पर। 2023 की प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन प्रारंभ हो गए हैं और इसी कड़ी में ग्रुप E1 बायोलॉजी के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया है। पहली क्लास हो चुकी है। जिन साथियों ने नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जा करके देख सकते हैं। आइए, आप सभी का स्वागत है आज के इस दूसरी कक्षा में। चलिए प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। आज के इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है। पूछा गया है, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का भेदन किसके द्वारा करता है। पहला प्रश्न है, निषेचन के दौरान शुक्राणु अंडाणु का छेदन किसके द्वारा करता है। चार विकल्प स्क्रीन पर है। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन है सेंट्रोसोम के द्वारा, सी ऑप्शन है एक्रोसोम के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब आप शुक्राणु की संरचना देखते हैं तो सबसे अगला जो भाग होता है उस भाग को क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। और जो अगला भाग होता है वही अंडाणु का छेदन करता है किसके समय, निषेचन के समय, फर्टिलाइजेशन के दौरान। यहां पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एक्रोसोम। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पूछा गया है, ग्राफियन पुटिकाएं किसकी विशेषता हैं। उभयचर अंडाशय की, अस्तनी वृषण की, अस्तनी अंडाशय की या फिर उभयचर वृषण की। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राफियन पुटिकाएं अस्तनी अंडाशय की क्या है, विशेषता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ग्राफियन पुटिकाएं किस हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। ए विकल्प है रिलैक्सिन, बी विकल्प है एस्ट्रोजन, सी विकल्प है प्रोजेस्टेरॉन, सी और डी विकल्प है आपका कार्टिसोन। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राफियन पुटिकाएं एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको आपके कंप्यूटर सेट्स में मिलेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, और जो ऑप्शन राइट होगा उसी पर आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके लगाना होगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, नर के गौण अथवा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए अनिवार्य कौन सा है। क्या प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन या फिर रिलैक्सिन या फिर ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोजन। देखिए भैया, आप सभी को भी प्रश्नों के आंसर कमेंट में लिखते जाना है, ठीक है। लाइव चैट सेशन में लिखते जाना है और बाद में मेरे द्वारा बताए गए उत्तर से अपने उत्तर को मिला लेना है। यदि आपका उत्तर सही हो जाता है तो ठीक बात है, यदि आपका गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ अगर आपसे एक बार गलती हो जाएगी और आप उसको सही कर लेंगे तो एग्जाम में अगर वो प्रश्न आता है तो आपसे वहां पर गलती के चांसेस लगभग शून्य हो जाते हैं, ठीक है। अब कोई बहुत घोंचू होगा तो वो हर जगह गलत ही करेगा। चलिए भाई, नर के गौण अथवा द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए अनिवार्य क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, फैलोपियन नलिका किसका भाग है। मूत्रवाहिनी का, गर्भाशय का, अंडवाहिनी का या फिर शुक्रवाहिनी का। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के रिलेटेड प्रश्न है। तो फैलोपियन नलिका किसका भाग है, अंडवाहिनी का भाग है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फैलोपियन नलिका किसका भाग है, अंडवाहिनी का भाग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, पुच्छ में, एक्रोसोम में, मध्य भाग में या फिर शीर्ष में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो शुक्राणु के मध्य भाग में पाई जाती है। ऑप्शन यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी के लिए एक सूचना है, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 ग्रुप E1 बायोलॉजी का प्रहार बैच शुरू हो गया है। जिन छात्रों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक से या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं।
8874673351 ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आपको क्या करना है, ज्वाइन ग्रुप E1 बायोलॉजी लिख करके मैसेज करना है। वहां पर बिल्कुल थ्योरी की क्लासेस और MCQ प्रोवाइड की जा रही हैं और बिल्कुल आपका वहां से सिलेक्शन का चांस बन जाता है। बिल्कुल ही सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इस बैच की फीस मात्र 199 रुपए है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें जब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपकी तैयारी प्रैक्टिसेस आपको मिलती रहेंगी, प्रैक्टिस सेट्स आपको मिलते रहेंगे, लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। प्रश्न था, एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो शुक्राणु के मध्य भाग में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ये प्रश्न आपका नीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए एक बंध दंपत्ति जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है। एक बंध दंपत्ति है जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, तो कौन सी तकनीक निषेचन हेतु उचित होगी? नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें 4 तकनीकें दी गई हैं। इनमें से कौन सी तकनीक है जो कि निषेचन के लिए उचित होगी? ए ऑप्शन है गैमीट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक फैलोपियन ट्रांसफर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग कहते हैं GICFT। बी ऑप्शन है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसको आप लोग AI कहते हैं। सी ऑप्शन है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसको ICSI कहते हैं। और डी ऑप्शन है आपका इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? IUT कहते हैं। अब आप लोग यहां पर यह भी याद रखिएगा, ये जो शॉर्ट फॉर्म लिखे गए हैं आपसे प्रश्न में इनके पूरे नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो यहां पे देखिए प्रश्न 1, ठीक है। अब इसमें से प्रश्न 1, तो इसमें से अनेक प्रश्न हमने आपको बता दिए। तो एक बंध दंपत्ति जिसके पुरुष के वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, उसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यह वो तकनीक है जो निषेचन के लिए क्या होगी? उचित होगी। उसको संतान प्राप्ति का सुख मिल जाएगा इस तकनीक के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछा गया है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को, एरिक वॉन सरमेक को, कार्ल कोरेंस को, या फिर ह्यूगो डी व्रीज को? तो यहां से आपको 2 प्रश्न बताएंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। पहला प्रश्न है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। जबकि ऑप्शन डी देखिए ह्यूगो डी व्रीज, तो इसमें पूछा क्या जाता है कि उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था? तो ह्यूगो डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? कलर ब्लाइंडनेस कैसे डेवलप हो जाता है किसी भी इंडिविजुअल में? तो अधिक सुरापान से। अब देखिए सुरा का मतलब क्या हो गया? यहां पर दारू है ना, शराब। तो अधिक शराब पीने से वर्णांधता का विकास होता है, तो बिल्कुल गलत बात है। आनुवंशिकी ऑप्शन बी दिया है। विटामिन ए की कमी से ऑप्शन सी दिया है। अति सक्रिय एड्रीनल ग्रंथि से, ये आप सभी का ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। तो किस कारण से वर्णांधता का विकास होता है? इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकी वह कारण है जिसके कारण से वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस का विकास हो जाता है। अब देखिए जो वर्णांध व्यक्ति होते हैं वो रेलवे में ड्राइवर जो है नहीं बन पाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये लोग लाल कलर में, जिसको आर से आप लोग रेड लिखते हैं, और हरा कलर में जिसको कि आप लोग अंग्रेजी में ग्रीन लिखते हैं, तो रेड और ग्रीन को ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग सिग्नल देखे होंगे लाल हरा पीला, तो जब अंतरे नहीं बता पाएंगे तो ट्रेन को कब रोकना है कब चालू करना है उन्हें नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए उनको रेलवे में ड्राइवर, लोको पायलट की जॉब नहीं मिल पाती है, जो लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आप सभी के। पूछा गया है डीएनए प्रतिकरण किसकी सहायता से होता है? ठीक है, डीएनए प्रतिकरण कह लीजिए डीएनए रिप्लिकेशन किसकी सहायता से होता है? 4 विकल्प स्क्रीन पर है। डीएनए पॉलीमरेज से, डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज से, बी विकल्प है डीएनए पॉलीमरेज से, सी विकल्प है डीएनए लाइगेज से, और डी विकल्प है डीएनए पॉलीमरेज तथा लाइगेज दोनों से। यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए पॉलीमरेज तथा डीएनए लाइगेज दोनों से ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न
स्क्रीन पर है, डीएनए तथा आरएनए में समानता होती है। डीएनए तथा आरएनए में समानता होती है तो शर्करा की प्रकृति में बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है जबकि आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। तो यहाँ ये असमान हो गए। प्यूरिन तथा पिरिमिडीन की प्रकृति में भी ये समान नहीं होते हैं, किसी में एडेनिन पाया जाता है, किसी में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से समझिए। ऑप्शन सी दिया गया है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए तथा आरएनए में समानता यही है कि ये दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देखिए पूछ क्या रहा है, डीएनए में थाइमीन का प्रतिशत 20 है तो एडेनिन का प्रतिशत क्या होगा। तो चारगाफ के नियम के हिसाब से क्या होगा, जितना थाइमीन उतना एडेनिन, अतः ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20% ही यहां पर रहने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन सा आरएनए क्लोवर लीफ के समान है, समान संरचना दर्शाता है। कौन सा आरएनए है जो क्लोवर लीफ के समान संरचना दर्शाता है, आरआरएनए, टीआरएनए, एचएनआरएनए और ऑप्शन डी दिया गया है एमआरएनए। यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टीआरएनए। ट्रांसक्रिप्शनल आरएनए क्या है, क्लोवर लीफ के समान संरचना दर्शाता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। पूछा गया है न्यूक्लियोटाइड बना होता है तो क्षार शर्करा और OH का, क्षार शर्करा फॉस्फेट का, शर्करा फॉस्फेट का या फिर क्षार फॉस्फेट का। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है वो क्षार, ठीक है, बेस कहते हैं अंग्रेजी में, शर्करा शुगर कहते हैं, ठीक है, और शुगर में पेंटोज शुगर, तो शर्करा और फास्फेट का बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड बना होता है क्षार, शर्करा और फास्फेट का। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आनुवंशिक इकाई है, तो सिंपल सा प्रश्न है और सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीन है। चलिए अगले प्रश्न पर आ गए हैं। हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं किसके लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, आरएनए संरचना की खोज के लिए, डीएनए संरचना की खोज के लिए या फिर डीएनए लाइगेज एंजाइम की खोज के लिए। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है। आरएनए अणु में थाइमीन का विस्थापन होता है किसके द्वारा, ग्वानिन के द्वारा, यूरेसिल के द्वारा, साइटोसिन के द्वारा या फिर एडेनिन के द्वारा। तो देखिए आरएनए अणु में थाइमीन की जगह पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। ऑप्शन यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है। डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा है भैया, कमेंट करके सभी को बताना है। लाइगेज, पॉलीमरेज, सिंथेटेस और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हेलिकेज। इस प्रश्न का आंसर सभी लोग क्लास एंड हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्योंकि ये प्रश्न हम पहले के वीडियोस में भी करवा चुके हैं। ऐसे लिखना है कि डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम, उसके बाद एंजाइम का नाम लिख देना है, क्योंकि प्रश्न नंबर तो छपा नहीं है। चलिए हम इसको प्रश्न नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसी एक का बताना है, डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम है लाइगेज, पॉलीमरेज, सिंथेटेज या फिर हेलिकेज। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। एसटीडी, देखिए पढ़े होंगे, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यौन संचारित रोग। तो एड्स आपका है यौन संचारित रोग एचआईवी के द्वारा, सिफिलिस आपका है यौन संचारित रोग, ठीक है, और सुजाक आपका गोनेरिया क्या है, ये भी यौन संचारित रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पायरिया ये क्या है, यौन संचारित रोग नहीं है और ये दांत से, मसूड़ों से संबंधित एक रोग है। अगला प्रश्न है, आतशक अंग्रेजी में सिफिलिस कहा जाता है, फैलता है किसके द्वारा, बताइए, जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा या फिर प्रोटोजोआ के द्वारा या फिर फफूंद के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। सिफिलिस रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है और उस जीवाणु का नाम क्या है, ट्रिपोनीमा पैलिडम। और उसी से संबंधित यहां पर प्रश्न देखिए, ट्रिपोनीमा पैलिडम के द्वारा क्या फैलता है, तो क्या फैलता है भैया, सिफिलिस फैलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों प्रश्न कितने समान थे, अगर इस तरह से दे दिया जाए तो गलती नहीं ना करेंगे आप। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में विषाणु जनित रोग है। निम्न में विषाणु जनित रोग है तो सुजाक गोनेरिया आपका बैक्टीरियल है,
आतशक सिफिलिस आपका बैक्टीरियल है, ट्राइकोमोनियासिस भी आपका विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये जो हर्पीजवा है ये विषाणु जनित रोग है। कौन सा भैया? हर्पीज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। जनन प्रौद्योगिकी जो संतान प्राप्ति में सहायक होती है, जनन प्रौद्योगिकी जो संतान प्राप्ति में सहायक होती है। मान लीजिए कोई दंपत्ति है और वो नेचुरली रिप्रोडक्शन प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन सी जनन प्रौद्योगिकी है जो उन्हें संतान प्राप्ति का सुख देने में सहायक है? तो आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, और GIFT गिफ्ट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या फिर ऑप्शन डी ये सभी। तो यहां पे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। क्योंकि IVF देखिए पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये भी संतान प्राप्ति में सहायक है, गिफ्ट जो है ये भी संतान प्राप्ति में सहायक है, और जिफ्ट जो है ये भी संतान प्राप्ति में सहायक जनन प्रौद्योगिकी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चिकित्सकीय यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP देखिए चिकित्सकीय सगर्भता समापन की सुरक्षित अवधि है। कितने अवधि तक अगर आप MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं, चिकित्सकीय सगर्भता समापन करवाते हैं, तो आपके लिए सुरक्षित होगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ऑप्शन ए है प्रथम तिमाही, ऑप्शन बी है द्वितीय तिमाही, ऑप्शन सी है तृतीय तिमाही, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो MTP जो है इसके लिए सुरक्षित अवधि है प्रथम तिमाही। ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टॉमी कहलाती है, वैसेक्टॉमी कहलाती है, या फिर ए व बी दोनों ही कहलाती है, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखिए पुरुषों में शुक्रवाहिनियों को काटकर बांध देने की क्रिया क्या कहलाती है? आपने देखिए वैसेक्टॉमी ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि वहीं पर यदि महिलाओं में ऐसा किया जाए, ठीक है, तो महिलाओं में यदि कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब के साथ बांध देते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो वहां पर ट्यूबेक्टॉमी हो जाएगा। देखिए ट्यूब आपने बांधा तो ट्यूबेक्टॉमी, और वैस डिफरेंस से संबंधित आप लोग याद कर लीजिए वैसेक्टॉमी, है ना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। चिकित्सकीय सगर्भता समापन, चिकित्सकीय सगर्भता समापन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कानूनी स्वीकृति दी गई थी। ठीक है, कानून ने इसे मान लिया था किस सन में? 1970 में, 71 में, 72 में, या फिर 73 में। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 1971 में कानूनी स्वीकृति प्राप्त कर दी गई थी। यहां पर एक जानकारी आप लोग और याद रखिएगा कि 1971 में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाया था। ठीक है, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, और उसी समय क्या था? बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ये बात आप लोग याद रखिए। और इसी समय चिकित्सकीय सगर्भता समापन MTP को कानूनी स्वीकृति दे दी गई थी। ठीक है, अब चलिए कई लोग इस प्रश्न का आंसर बता रहे हैं कि DNA को दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है भैया? इस प्रश्न को बता देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कमेंट किए थे किसी एक वीडियो में हमें ध्यान आया है कि जब सब हम बता देंगे तो आप क्या बताएंगे, तो कुछ लोग भैया बुरा भी मान जाते हैं। तो इसलिए इस प्रश्न को भी देख लीजिए कि DNA के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम क्या है? DNA लाइगेज है। ऑप्शन यहां पर आप सभी का ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। जिन लोगों ने इस प्रश्न को करने का प्रयास किया वाकई वो काबिले तारीफ है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि आप और आगे जाएं, और इस तरह से हजारों लाखों को प्रश्न करने का सामर्थ्य आपके अंदर पैदा हो। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। बैच जरूर ज्वाइन करिए, बहुत ज्यादा फीस नहीं है, इससे आपको फायदा मिलने वाला है ना। चलिए क्या करना है, आपको इसी नंबर पे मैसेज करना है 8874673351 पर। ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन ग्रुप इवन बायो लिख करके मैसेज करना है, और गूगल पे, फोन पे या किसी भी माध्यम से आपको स्कैन करने के लिए QR दिया जाएगा या ID बता दी जाएगी। आप वहां पर फीस का पेमेंट कर देंगे। 199 रुपए फीस है, और अपनी तैयारी को एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सीट को पक्का करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।